कहते हैं इजाफा हुआ है, 1 लाख मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का। ये जो बजट पेश किया जा रहा है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ये 3.94% ग्रोथ हुई, अगले साल जो 4.8% की उम्मीद, ये तो हमने 2 साल बाद पहले बताया था आपको, ये अचानक नहीं आई है। तारीख में दूसरी मर्तबा मंफी में चली गई हमारी GDP। 3 सालों में हमारी GDP 19 अरब डॉलर कम हो गई। जब आप हुकूमत छोड़ के गए थे, अफरात ज़र की सतह जो थी वो तो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी जो आज अफरात ज़र की सतह है। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइटेट। यकीनन इस हफ्ते तो बात बजट ही पर होगी, लेकिन बजट के साथ साथ आज इतना बड़ा एक कल रात बल्कि सान्या पेश आया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। 50 चिराग गुल हो गए, 50 घरों के, 50 ख़ानदान के लोग। और आप सोचिएगा कि क्या क़यामत बरपा हुई होगी वहाँ ढेरकी में, जो एक तसादम हुआ रेलवे 2 ट्रेनों का। और साथ इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं हमारे पास, 100 लोग हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं। और अब इस पर नाज़रीन क्या कहें, जिस तरीक़े से जिस तरह यहाँ रेलवे का ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और फिर उसके बाद तू मैं शुरू हो जाती है। ये ज़रा देखिएगा, इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो आप सुबह से सुन रहे हैं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन हम भी आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हाल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल सही फरमा रहे थे इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे। लेकिन आज सुनिएगा कि उनके जो इस वक्त हैं वजीर रेलवेज के, वो क्या फरमा रहे हैं। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है और आज से नहीं 30 साल से जो है इस रेलवे को नचोड़ के उन्होंने खा दिया है। फायर फाइटिंग कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से। फवाद चौधरी साहब ने कमाल की बात की, वो फरमा रहे थे कि जी असल में तो ये पिछली जो हुकूमत है, ये पिछली हुकूमत की वजह से हुआ जी। और उसके साथ साथ जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो साहब आज ये भी सुबह फरमा रहे थे कि रेलवे में भी माफिया है। तो भाई हर जगह माफिया है तो फिर मुल्क को ठीक कौन करेगा। आप ठीक करने आए हैं, खुदारा आपसे उम्मीद है आप उसको ठीक करें। साथ साथ एक सियासी मैदान में एक बड़ा अजब वाक़या, संगीन वाक़या, अफसोसनाक वाक़या रात को पेश आया नाज़रीन। जुगनू मोहसिन हैं, PP 184 से इंडिपेंडेंट MPA हैं और कल वो लॉटरी थी, वापस अपना एक जगह जलसा था, वहाँ के लोगों ने उनको बुलाया था। जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है उससे अगली जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ के लोगों ने बुलाया था। तो वापस लॉटरी थी हुजरा शाह मुकीम पे। उनका जो कैवलकेड है, 4 एक गाड़ियाँ थी उनके गाड़ी के समेत। तो वहाँ पहले हवाई फायरिंग हुई उसके इर्द गिर्द, उसके बाद उनकी जो पिछली गाड़ी थी उस पर गोलियां लगीं और शीशे भी टूटे, लेकिन खुदा का शुक्र है सब बच गए। और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में FIR कटवाई। और इनका जुगनू मोहसिन का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे इनको थ्रेट्स आ रही थी। FIR तो कटी है, लेकिन जो लोग जिनके नाम उन्होंने दिलवाए वो तो सब भाग गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हम चलते हैं जो हमारा आज अपना मेन टॉपिक है, और वो है जो बजट आने वाला 11 तारीख को पेश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर, इस हुकूमत के चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब। तो हमने कुछ नाज़रीन पैनल में ऐसे लोग बुलाए हैं जो बिज़नेस भी जानते हैं और बाहिस्सा भी हैं। और पहले तो हमने PMLN के बिलाल कियानी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, बिलाल कियानी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब इकोनॉमी वगैरह को समझते हैं, कॉमर्स को समझते हैं, और ये बैठ के पीछे प्लानिंग करते हैं बिहाइंड द सीन्स। हम अभी कह रहे थे प्रोग्राम में कि जो गोले दागते हैं PMLN वाले, ही इज़ वन ऑफ द टीम्स जो पीछे बैठ के बात करती है, क्रिटिक करती है। तो हमने कहा जाएँ प्रोग्राम में। हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब हैं, चेयरमैन AKD ग्रुप के। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब हमें ज्वाइन करने का। अकील करीम साहब इस हुकूमत के मद्दा भी हैं, दोस्त भी हैं, और असल में बिजनेसमैन हैं, और हर हुकूमत में वो जो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं उसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब। चेयरमैन एप्टिमा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जा रहा है इज़ अ ग्रेट सक्सेस। लास्ट
1 ईयर, और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, इंडस्ट्री भी बढ़ी है, बड़ी उसमें तेज़ी पैदा हुई है। तो उनसे भी बात करेंगे कि बजट से क्या उम्मीद है, जो अगला बजट है। अशफाक यूसुफ तोला साहब इकोनॉमिस्ट हैं और टैक्सेस पर इनकी बड़ी नज़र है, और आप इनको बहुत से चैनल्स पर देखते हैं। हमने कहा जाके हम भी इनसे मुस्तफ़ीदों पूछें कि ये बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह बैलेंसिंग होगी, रेवेन्यू एक तरफ और टैक्स एक तरफ। तो 4-5 सवाल हम अपने नाजरीन पैनल से पूछेंगे। सबसे पहले तो कि इंडस्ट्री को टैक्स की छूट या रेवेन्यू में इजाफा, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सी एक तरफ बात हो रही है कि जी बिजनेस को आप पैसा उनको इन्वेस्ट करने दें, मत पूछे कहाँ से आया पैसा, फिर कि कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को, इनको पैकेज दिया जाए। अब अगर पैकेज देंगे तो फिर दूसरी तरफ से रेवेन्यू का रोया जा रहा है कि जी पैसा कम है, वफाकी हुकूमत के पास पैसा कम है और आपके टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स कैसे मीट होंगे। तो नाज़रीन ये पहला सवाल है, हम लेके चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। सबसे पहले हम चलते हैं अकील करीम रेड्डी साहब के पास, उसके बाद आई विल कम बैक टू द स्टूडियो। जी अकील करीम रेड्डी साहब, इंडस्ट्री को इतनी छूट मिलेगी तो फिर रेवेन्यू कैसे जमा होगा? मेरा अपना ख्याल है कि ये जो बजट की बातें हो रही है, ये कोई छूट वाला बजट नहीं होगा, बल्कि सब्सिडी तो विड्रॉ करेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस को बहुत थोड़ा सा इजी रखेंगे और कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे जो पहले कभी नहीं होती थी। और अभी जो आपने कहा था ना, हाउसिंग के लिए जो पैकेज की कोई बात नहीं है। हाउसिंग में गवर्नमेंट जो करने जा रही है वो ये है कि पहले पाकिस्तान में बायर्स लिमिटेड होते थे मकानों के, अब गवर्नमेंट ने मॉर्गेजेस पे फोकस किया है, एक्चुअल वैल्यू पे फोकस किया है। तीसरा, उन्होंने लो हाउसिंग पे 90% टैक्स छूट दी है, बाकी मिडिल क्लास और बाकी जो मकानात हैं इसके ऊपर फिक्स टैक्स स्कीम लेके आए हैं। इसमें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में पहले होता ये था कि वैल्यूएशन का बहुत बड़ा इशू होता था। अब वो इशू खत्म हो जाएगा। अब आप 1 लाख स्क्वायर फीट मकान बनाते हैं तो गवर्नमेंट आपको 125 रुपए पर स्क्वायर फीट आपसे टैक्स लेगी, और 125 रुपए टैक्स का मतलब यह है कि अगर आपने 1250 रुपए की अर्निंग्स की है तो आपको 125 रुपए तक तो वो आपका कवर हो जाएगा, और इसके ऊपर जितनी भी इनकम होगी वो फुल टैक्स में आएगी। तो उन्होंने आसानी क्रिएट की है। फिर ट्रांसफर फीस को उन्होंने काफी नीचे लेके आए हैं, और उससे फायदा ये होगा कि लोग पहले एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं कराते थे, अब लोग अपनी प्रॉपर्टी को एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफर करवाएंगे। फिर ये मसाइल थे, लोगों के पास हर आदमी अपने घर के लिए पैसे जमा करके रखता है, और प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने एमनेस्टी एक्ट दी हुई है जो जून में खत्म हो रही है, उसको एक्सटेंड करते नहीं करते उसका अभी नहीं कह सकते। तीसरा, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए बात की है, जो मॉर्गेजेस की बात की, और 30 बिलियन रुपीज सब्सिडी दे रहे लो हाउसिंग पे, और ये उन लोगों को सब्सिडी मिलेगी जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है। एक तो ये इन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा डिसीजन है। और पाकिस्तान में जो छोटे लोग हैं वो तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि कभी वो मकान खरीद भी सकते हैं, तो पहली दफा उनका बाइंग पावर आएगा और वो मकान खरीदेंगे। 4% पे इनको लैंडिंग मिलेगी और 20 साल का कर्जा मिलेगा। ठीक, अच्छा आप ठीक आप जो फरमा रहे हैं अकील करीम रेड्डी साहब, आप कह रहे हैं कि जो छूट आप कह रहे हैं जो आप लोगों को नजर आ रहे कंसेशन एक्चुअली हुकूमत का रेवेन्यू से बढ़ेगा, जो हमारी समझ में आई है, आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल। जी अच्छा ठीक है। ये आदिल आपकी तरफ आते हैं, बताइए एप्टिमा जो है कुछ और कंसेशंस एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट से? इस वक्त तो धूम मची हुई है हुकूमत की तरफ से भी, और फैसलाबाद में भी बात करें कि जी जबरदस्त टेक्सटाइल इज फ्लरिशिंग, इट्स बूमिंग, एक्सपेंशन हो रही है, तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है हुकूमत से? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी कि 10 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब ग्रो करना शुरू हुई है। आज आप फैसलाबाद, कराची, लाहौर, जो भी आपके सेक्टर्स हैं, क्लस्टर्स हैं टेक्सटाइल के, सब लोग फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, नंबर 1।
उसके बाद ये जो स्पेशली पाकिस्तान जो हैज़ बिन वेरी लकी, हमें कोविड की जो वबा आई उसमें पाकिस्तान रिलेटिवली, आपको भी पता है कि हम इंडिया का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या है, तो वी बिन वेरी वेरी सेफ। एंड हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की एक वी शेप्ड रिकवरी हुई है। एंड हमें लोग बात करते हैं कि भाई बांग्लादेश से आपके पास ऑर्डर्स आ गए, इंडिया से आ गए, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है। बट ओवरऑल जो पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो बिजली का रेट इन्होंने रीजनली कंपेटिटिव हमें इंडस्ट्री को दिया, दिस इज अबाउट 2 years अगो। देन उन्होंने गैस का रेट जो है $6.5 हमें प्रोवाइड किया। कोविड से पहले वी वर ऑलरेडी ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड हम लोग तकरीबन 10% हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल्स की थी दे वर 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रही थी। कोविड के बाद नाउ एज ऑफ टुडे जो पिछले महीने अप्रैल की मेरे पास फिगर्स हैं, टिल डेट हमने कोई 17.5% एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई है, इंक्रीज हुई है। अब ये सारी चीज़ें, एक एनर्जी बिगेस्ट फैक्टर जो कि हमें रीजनल कंपेटिटिव मिला, उसके साथ जो एक्सचेंज रेट पिछले हुकूमतों ने ओवर वैल्यूड रखा, तो वो जब एक रियल एक्सचेंज, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो कि आज कई लोगों का ख्याल है 160 होना चाहिए, कई लोगों का ख्याल है 150 होना चाहिए, सो वट एवर द कंसेंसस इज, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स इन माई ओपिनियन वर द मेन ड्राइवर फॉर दिस ग्रोथ। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आपने बोला कि कंसेशंस हमें क्या चाहिए, हमें तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। वी डू नॉट वांट एनी सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। किसी भी अगर आप इसमें रिबेट्स की बात कर लें, बिकॉज आज आपने हमें एक इक्वल क्या कहते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिल गई है जिसमें एनर्जी हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक जो हैं कंपेटिटिव हो गए हैं। अब ये पोस्ट कोविड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, जो टर्फ की फैसिलिटी आई, उसमें जो टोटल डिस्पर्समेंट हो रही है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर है तकरीबन 60%। तो हम इस साल जो कि 2021-22 $2.5 बिलियन से ज़्यादा की ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन BMR इस इंडस्ट्री में होने जा रही है, एंड दिस इज़ प्रोबेबली हैपनिंग आफ्टर मोर देन 10 years। तो हम अगले साल अगर हम देखें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, दिस विल गेट अस अनदर $3 to 4 बिलियन की एक्सपोर्ट। बट इसमें बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हैज़ टू गिव कंसिस्टेंट पॉलिसी, और आज जो इन्होंने हमें जो हमारी बात या हमें जो फैसिलिटेट किया है, दे नीड टू कंटिन्यू। हमें किसी भी बिजनेस को विजिबिलिटी चाहिए। आज गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि पिछले साल इन्होंने बनाई थी, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो उसको फौरन से पहले इम्प्लीमेंट किया जाए, और बल्कि बजट का पार्ट बनाएं, और उसमें जो भी एलोकेशंस होनी है रिगार्डिंग एनर्जी और एनी अदर फैसिलिटीज़ जो कि इंडस्ट्री को अब मिलनी है, तो ये अगर आप बजट का डॉक्यूमेंट, बजट का पार्ट बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो $2 से $2.5 बिलियन से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इस साल, वी वांट कि ये हर साल $2 से $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आए, एंड इंशाल्लाह कि वी कैन हमने PTI की गवर्नमेंट जब आई तो हमने अपनी जो भी इश्यूज थे उनसे डिस्कस किए, और उनको हमने ये वादा किया कि अगर आप ये हमें सारी जो हम आपको एक्सपोर्ट्स करके दिखाएंगे, उनको एड्रेस करते हैं, तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डबल आवर एक्सपोर्ट्स। वेरी क्विक क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक, फिर हम बाकी अपने गेस्ट से पूछेंगे जो आप लोगों ने कहा उसकी बेसिस पे। ये बताइएगा कि अभी आप फरमा रहे थे कि जो भी अब टेक्सटाइल पॉलिसी है, मतलब एनर्जी वगैरह के हवाले से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो व्हाट स्पेसिफिकली डू यू नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड जो कि एनर्जी के हवाले से? अभी तो आपने फरमाया कि एनर्जी में हमें ऑलरेडी रेट्स कंपेटिटिव हो गए रीजनल, व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग थ्रू द टेक्सटाइल पॉलिसी? मैडम, द इशू इज कि एनर्जी के जो रेट्स हैं ना, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट होती है, ओके आपके पास ये अगले 1 साल के लिए आपके पास ये एनर्जी टैरिफ है, या अगले 6 महीने के आपके के लिए टैरिफ है, देन वी हैव टू गो एंड बैक टू द गवर्नमेंट, एंगेज विद देम, एंड देन वो एक्सटेंड हो जाता है। सो देयर इज नो क्लैरिटी। आज आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, नया यूनिट लगना है, नई फैक्ट्री लगनी है, उसको 1 साल का टाइम दरकार है।
तो आज अगर आपके पास गवर्नमेंट आपको ये टैरिफ जो हमें गैस और बिजली के हैं वो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एक्सपायर हो रहे हों एंड आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को ये नहीं पता होगा कि 2 साल बाद या 1.5 साल बाद क्या टैरिफ हैं, तो ऑब्वियसली विल पीपल विल थिंक ट्वाइस। तो क्लैरिटी आएगी तो हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट इससे काफी ज्यादा आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। शौकत तरीन साहब इसी हवाले से भी कुछ दिन पहले कहा था कि हम बढ़ाएंगे नहीं टैरिफ्स वगैरह। बहरहाल नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने बाकी गेस्ट के पास जाएंगे और डिस्कशन विल कंटिन्यू। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिर है कि ग्रोथ की बात होगी और उसके जो फ़वाइद हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। अगर एक तरफ ग्रोथ की बात होगी तो इंसेंटिव की बात होगी, इंसेंटिव की बात होगी तो हुकूमत इंसेंटिव दे और रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करे। ये अशफाक तोला साहब की ये एक्सपर्टीज़ है, लेकिन इससे पहले उनके पास हम जाएं, मैं चाहूँगी कि PMLN के जो हमारे पास बैठे हैं यंग लीडर, उनसे भी पूछते हैं ज़रा। बिलाल, अभी आपने सुना ये तमाम बातें, तो बिज़नेस कम्युनिटी तो ये कह रही है, ठीक है ना, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री ने बड़ी क्लियरली आपको बता दिया कि जी द गोइंग इज़ रियली गुड फॉर अस। और ये क्या अकील करीम डैडी साहब ने कहा जो इंसेंटिव्स हैं उनकी ज़रूरत है, ग्रोथ है एट्सेट्रा। तो व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो सबसे पहले तो बड़ा मुख्तसरन मैं पिछले 3 साल का इस हुकूमत का मुख्तसर, और द रीज़न उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है इज़ बिकॉज ये आने वाले बजट के साथ वो पर्टिनेंट है, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ये डिस्कशन बड़ी अहम है। देखिए, सबसे पहले उन इंडिकेटर्स पे आए जो आम आवाम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करें। आई मीन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के, बट सबसे पहले जो आपके नाजरीन देख रहे हैं, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द इंडिकेटर्स जो उनको सबसे पहले हिट करते हैं। बिलाल, मैं वापस उस पर बिल्कुल आऊंगी। आई विल 100% हैव एन एंटायर सेगमेंट और आप उस पर यू कैन लीड द डिस्कशन, बट मैं ये कह रही हूँ जो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त है उस पर चलें जी। आई विल कम टू दैट जी, बट माय व्हाट आई वांट टू जस्ट हाईलाइट इज कि देखें, अगर बिजनेस एक्टिविटी को ट्रांसलेट होना था इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और पॉवर्टी तो वो नहीं हुआ। वी हैव नंबर्स के गुर्बत में कि से 2 करोड़ लोग उस लकीर से नीचे चले गए पिछले 3 साल में। अनएम्प्लॉयमेंट में 50 लाख का इजाफा हुआ है। इन्फ्लेशन आप अभी भी देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन 15% से ऊपर है और ये कर्व नहीं हो रही। इन लोगों ने पॉलिसी रेट भी पहले 13% तक ले गए थे, तब भी नहीं हुआ था। अब देखिए, जहां तक बात ये है, और ये हकायक है, जमीनी हकायक। अब दूसरी, तो आप कह रहे हैं बिजनेस बढ़ भी गई है, लेकिन बढ़ भी गई है, अगर बढ़ी है वो भी एक अलग कंटेंशन है। मगर आप ऑन द ग्राउंड देखें, आप अभी जाके ऑन द फ्रॉम अ पॉलिटिकल या अवामी एंगल देखें तो आपको कोई पीटीआई का भी एमएनए ये आके ये नहीं कहेगा कि हम हल्के में जाते तो लोग कहते हैं बड़े खुश हैं। उनको पता हम ये जुमला कहेंगे तो हमारी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, अभी दिखाने के लायक नहीं है। इसलिए ये बात, पहली बात ये। दूसरा जो पॉइंट अभी एक्सपोर्ट्स के बारे में रेज हुआ था जी, देखें आप 35% डीवैल्यूएशन हुई है इस हुकूमत ने आके की, सिर्फ इसलिए पहले साल में कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। मगर हमने इस हुकूमत के पहले 2 सालों में देखा है कि डॉलर टर्म्स में एक्सपोर्ट्स गिरी। मतलब कि पहले साल में दे रिड्यूस्ड, मेरे पास फिगर्स बल्कि मौजूद हैं कि व्हेन वी लेफ्ट तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट्स $24.8 बिलियन थी। इनके पहले साल के एंड पे $24.3 बिलियन थी और फिस्कल ईयर 2020 में $22.5 बिलियन थी। तो एक डीवैल्यूएशन जो उन्होंने की, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन भी आई, जिसकी वजह से हमारे और इंडिकेटर्स बड़े इफेक्ट हुए, हमारी ग्रोथ भी इफेक्ट हुई उसको, और इफेक्ट नहीं, बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुई। लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन हुई जीडीपी की, -0.5% जैसे कि आपने देखा फिस्कल ईयर 2020 में। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, मगर हम वो ग्रोथ नहीं देख सके। दूसरी बात ये, कोविड का कोई इससे ताल्लुक? देखिए, कोविड के ऊपर प्री कोविड अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो मार्च 2020 से अगर आप देखें कि आप कहें जी चलें उससे पहले उसके बाद से कोविड का इम्पैक्ट ले लें, और कोविड के इम्पैक्ट के ऊपर हमने बाकायदा एक अपनी प्री बजट सेमिनार में 3 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन दी, जिसके अंदर बाकायदा दिखाया कि कोविड में यू कैन इवन मेक अ केस कि इनको बल्कि ज़्यादा रिलीफ मिला है। इट फार आउटवेज जो भी इकोनॉमिक इनको फिस्कल स्पेस में कोई इनको कमी देखनी पड़ी है, उसको दैट हैज़ बीन आउटवेड बाय द रिलीफ दे हैव रिसीव्ड, और उसके मैं नंबर्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मगर देखें, प्री कोविड भी पहले फिस्कल ईयर में इनका जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% था, जो उस टाइम भी लोएस्ट इन द डेकेड था। दूसरे साल में ऑलरेडी मार्च 2020, अब हमें पता है कि जून 2020 में जब वो फिस्कल ईयर खत्म हुआ तो -0.5% जीडीपी ग्रोथ था। मगर मार्च 2020 में भी, जनवरी 20 में फॉर एग्जांपल, जनवरी 2020 में वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कह चुका था कि दिस विल बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। टैक्स टारगेट ऑलरेडी दे वर ऑन स्केड्यूल टू मिस बाय ओवर 1 ट्रिलियन, 1 खरब रुपए से कम इनका मिस एक्सपेक्टेड था। इनका टारगेट उस साल 5.5 ट्रिलियन का था। पहले फिस्कल ईयर में, जो फिस्कल ईयर 19 जब कोई कोविड नहीं था, उस टाइम पे
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नेगेटिव टैक्स ग्रोथ हुई थी। और ये सबको इसका सबके बावजूद कि आपकी इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई रही है। अगर अभी आप कुछ भी ना करें, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और पूरे मुल्क में वही रहे, तो सिर्फ इन्फ्लेशन से ही कम से कम उतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए। एक चीज़ जो पहले 100 रुपए की बिकती थी उस पर 10 रुपए आपको टैक्स मिलता था, अब वो 150 की बिकेगी तो उसके ऊपर 15 रुपए तो टैक्स मिलेगा। उसके बावजूद, उस इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के बावजूद ये लोग टैक्स ग्रोथ नहीं कर सके। इसीलिए जो अभी बात हो रही थी एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स की, ये एक बड़ा कंसर्न है। देखिए, अभी आप एक IMF प्रोग्राम में हैं और अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि IMF के साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं और एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स के ऊपर इसलिए बात हो रही है क्योंकि पीछे हमेशा इन्होंने ये दावा किया है, पीछे इन्होंने हमेशा एक अनरियलिस्टिक टैक्स टारगेट दिया है और हमें अभी भी यही इसी चीज़ की फिक्र है कि ये आगे एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स फिर से अनाउंस करेंगे क्योंकि इनसे एडमिनिस्ट्रेटिवली अदरवाइज नहीं टैक्स कलेक्शन हो रही। फिस्कल खसारे मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रहे हैं। 9% वी सॉ लास्ट ईयर, उससे पिछले साल 8% रहा था। और डेट में आपने देखा है कि कर्जों में जो इजाफा हुआ है, 13,000 अरब का कर्जों में इजाफा मुस्लिम लीग नून की 5 सालों में 10,000 अरब रुपए का कर्जों में इजाफा होता है। लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, मुझे जरा तोला साहब के पास जाने दीजिए। तोला साहब, पहले तो ये फरमाइए कि ये जो भी बिलाल कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो भी ग्रोथ हुई है, अभी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बड़े क्लियरली बता रहे थे कि जी थिंग्स आर लुकिंग अप, तो ये बिलाल का कहना कि जी इवन इफ थिंग्स आर लुकिंग अप इन द बिजनेस कम्युनिटी, आम शहरी को तो ना नौकरियां मिल रही हैं और गुर्बत की सतह लकीर से नीचे जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे थोड़ा सा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम। एक्चुअली देखिए, दोनों पार्टीज को अगर आप सुनते हैं और बैलेंसिंग इफेक्ट अगर आप देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। अभी इकोनॉमी में बायोंसी आई है पिछले 1-1.5 साल से, ये सबको पता है। और कोविड की वजह से जो बेनिफिट मिले, जो बिलाल कह रहे हैं, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, आपकी मईशत जो है उसका खासा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और जब पैरेलल इकोनॉमी बड़ी होती है तो आपको उसको अपने तरीके से मैनेज करना होता है। और उसकी मैनेजमेंट का एक ही तरीका होता है कि आप मैनेज वे में पैरिटी को मेंटेन करें, रुपये डॉलर को, और लोएस्ट इनकम इंटरेस्ट रेट रखें ताकि कम से कम आपकी इकोनॉमी में बायंसी आए और इन्वेस्टमेंट बढ़े इन रियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हर जगह। जहां तक पैकेज देने की ताल्लुक है तो मैं हमेशा उस फेवर में रहता हूं, क्योंकि अगर आप पैकेज देते हैं तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और आपकी GDP में इजाफा होता है। मगर मसला ये होता है कि आप FATF में और IMF के साथ इतने जकड़े हुए हैं कि आप एक चीज देने से पहले 100 दफा सोच रहे हैं। अभी तक जो GDP के एस्टिमेट्स के ताल्लुक है, इसका एक्चुअल आपको पता चलेगा नेक्स्ट ईयर जब वो रिवाइज होंगे। और मेरे नजदीक अगर मैं देखना चाहूं और अगर मैं देखता हूं तो ये 0.5 मुझे लगता है कि इसको रीचेक करने की जरूरत है और वो 0.5 से बढ़ के कहीं होगी। मेरे ख्याल से ये -2 के रीजन में आएगी पिछले साल की। और इस साल की जो अगर मैं देखता हूँ फिगर, और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो एग्रीकल्चर साइड पे अगर मैं देखूं और स्पेशली इन पंजाब में अगर देखता हूँ तो एरिया कल्टीवेटेड बहुत हाई हो गया है कुछ मेरा ख्याल है, और ईल्ड पर एकड़ भी काफी हो गई है। तो वो काफी, दोनों चीजों को अगर मैं देखता हूँ और इसमें हम अपने तौर पे अपनी एक एनालिसिस कर रहे हैं और पहले भी हमने की थी, जो मेरे नजदीक ये आपकी ग्रोथ आएगी 3 के रीजन में अगर पिछले साल -2 हो। और जो वर्ल्ड बैंक के और IMF के जो एस्टिमेट थे 1.5 के, वो मेरा ख्याल है सही होंगे। जहां तक अकील भाई ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में, देखा हाउसिंग सेक्टर में एमनेस्टी की वजह से आपको काफी बेनिफिट मिला है, मगर हमें देखना यह है कि अगर हमारी सप्लाई साइड तो बहुत अच्छी हो गई है, सीमेंट सेक्टर और बाकी सारे जितने भी इंडस्ट्री एंसिलरी टू कंस्ट्रक्शन थे, वो सारे मेरा ख्याल है अच्छे फैक्टर्स और अच्छे इसके काउंटर्स आ रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये देखना है कि डिमांड साइड पे किस तरीके से गवर्नमेंट मैनेज करती है। जैसे टेक्सटाइल की हसन ने बात की, मैं ये समझता हूँ कि इनको भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं होना चाहिए और तमाम इंडस्ट्री को आप एक अच्छा पैकेज दें और आप इनकी इन्वेस्टमेंट को बाहर लाएं। पर टेक्सटाइल के हवाले से मैं इतना जरूर कहूंगा कि टेक्सटाइल जो डिमांड करती है वो आप देखें इंडस्ट्री एवरेज पूरे इनके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से, और जो उनको मिलते हैं अपने मराहत हैं वो उनको आप दें, मगर कहीं अगर इनको आप ज्यादा दे रहे हैं तो उनसे आप वापस भी ले। मेरा ख्याल है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को भी ये सोचना होगा कि अगर 60 to 65% ऑफ GDP एक्सपोर्ट्स अगर वो करते हैं और 9% और 8% ऑफ योर टोटल GDP अगर आप एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल की देख रहे हैं और अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं,
तो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं माशाल्लाह से, तो उनको भी ये थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और हर चीज में कंसेशन नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल कंपटीशन में इनका होता है वो उनका जो जायज आके इनको मिलने चाहिए, मगर अगर ये कहें कि जी हमारी इनएफिशिएंसी को भी आप हमें डिस्काउंट कर दें तो मैं नहीं समझता कि ये जायज बात होगी। अच्छा जी, बहुत सवाल उठा दिए दोनों ने पार्टिसिपेंट्स ने फॉर द बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम ये सवालों के जवाब उनसे मांगेंगे कि जी एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ाई, एक्सपोर्ट्स और क्यों नहीं बढ़ाई, कितने कंसेशंस चाहते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चलते हैं अब इस वक्त अकील करीम डैडी साहब के पास। अकील भाई, ये अभी आप सुन रहे थे बिलाल भी क्या कह रहे हैं और किसी हद तक तोला साहब भी एग्री कर रहे हैं उनसे। वो कह रहे हैं कि जी बिजनेस कम्युनिटी को जो इंसेंटिव्स चाहिए वो इतने ज़्यादा ना हो, इंसेंटिव्स के जो इंसेंटिव्स हैं उसका जो नतीजे सामने आते हैं वो उसका कोई उसमें एक तवाज़ुन ना रहे, और कितना आप चाहते हैं और हुकूमत से। और ये बिलाल तो कह रहे हैं कि जी इंसेंटिव्स बहुत मिले और गुर्बत वहीं की वहीं है, लोगों को बढ़ गई है, बहुत वहीं की वहीं नहीं बढ़ गई है, और जो आम शहरी है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी नहीं आई। क्या कहेंगे इस पे अकील करीम? देखें, 2-3 बातें मैं कहूँगा, थोड़ा सा अगर मुझे आप टाइम देंगी तो उसका जवाब सही मैं दे पाऊँगा। नंबर 1, क्या 2018 में $19 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा था? 35 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट था, 20 बिलियन डॉलर आपका बजट डेफिसिट था, ये सब थे। और ये गवर्नमेंट एक कदम भी नहीं चल सकती थी ये वजन लेके। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ टफ डिसीजन लिए और उन्हीं टफ डिसीजन की वजह से ग्रोथ नहीं हुई। उन्होंने डीवैल्यूएशन किया, बिकॉज ऑफ आवर रूपी आवर वैल्यू था। कभी भी आप आवर वैल्यू रुपी को रखेंगे तो इसका मतलब आप इंपोर्ट को सब्सिडी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट को हिट कर रहे हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी ये डिसीजन नहीं लेती, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी टीम को कि उन्होंने वो सारे टफ डिसीजन लिए। उसी की वजह से इनका ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ, उसी की वजह से उनका करंट अकाउंट बेहतर हुआ, उसी की वजह से आपकी इकोनॉमी में मजबूती आई, उसी की वजह से आपको IMF ने पैकेज दिया। तो ये सारी बातें जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो ये हमारे लिए भी मुनासिब नहीं है। वो डिसीजन ने आज इनकी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया, आपकी टेक्सटाइल बेहतर हुई, आपका IT सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, IT सेक्टर। और ये सारे डिसीजन लेने के बाद जो बिलाल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपी 35% डिवैल्यू हुआ है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। आज अगर आप इसको एवरेज ले लेंगे तो 22% डिवैल्यूएशन हुआ है। 22% डिवैल्यूएशन क्यों हुआ है कि इन्होंने रुपी ओवर वैल्यू रखा था। अगर इसको ये ओवर वैल्यू ना रखते तो शायद PTI को इतने टफ डिसीजन ना लेने पड़ते। अब अगर उन्होंने रुपी को अंडर वैल्यू रखा है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उसी की वजह से नॉन रेजिडेंस पाकिस्तान में आप पैसा लगा रहे हैं, उसी की वजह से आपका रेमिटेंस बढ़ा है। तो अगर इन चीजों की हम तारीफ नहीं करेंगे तो फिर तो बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर वाले कितने खुश हैं, IT वाले कितने खुश हैं, होम टेक्सटाइल के बेताशा ऑर्डर मिले हुए, हाउसिंग में ऑल टाइम हाई, हम ऑटो सेक्टर में बाइंग पावर लोगों का बढ़ा है। तो अगर मुल्क में बेरोजगारी हुई है और अगर लोगों का बाइंग पावर नहीं बढ़ा तो ये तो फिर कहां से खर्चा हुआ है? सही बात है, तो ये एक्सपेंडिचर कहां से हो? बिल्कुल ठीक है अकील भाई, आपने बड़ी तफसील में इसका जवाब दिया। आदिल जरा आपके पास आते हैं। ये जो कहना है कि जी अगेन द सेम क्वेश्चन के इंसेंटिव आपको जितना मिला है उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स तो उतनी बड़ी नहीं। दिस इज वन क्वेश्चन। द अदर इज के अनएम्प्लॉयमेंट तो वहीं की वहीं है। क्या आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है? एंड व्हाई डू यू वांट मोर कंसेशंस? देखिए जी, जैसे मैंने पहले कहा था, वी डू नॉट वांट एनी कंसेशन, वी वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें आपकी बिजली और गैस जो हमारी मेजर इनपुट्स है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं।
ये PMNL की गवर्नमेंट में ही इन्होंने एक 180 बिलियन का एक्सपोर्ट पैकेज दिया था, जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट रिबेट्स दी थी, क्योंकि करेंसी वाज ओवर वैल्यूड। हमारी बिजली महंगी थी इन डॉलर टर्म्स, हमारी गैस महंगी थी इन डॉलर टर्म्स, एंड हम कंपेटिटिव नहीं थे। पिछले पीरियड में तकरीबन इनके 5 साल में, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, बट लार्ज क्लोजर्स हुए थे इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिर उनको ये पैकेज देना पड़ा, जिससे आखिरी साल में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। कमिंग टू द डीवैल्यूएशन क्वेश्चन, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है आज हम फुल ऑपरेट कर रहे हैं। आज अगर हमें डीवैल्यू इन्होंने अगर 35% कर भी दिया, तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है एक्सपोर्ट करने की। और आज जो नई कैपेसिटी या जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अगले 6 से 8 महीने में उसका इम्पैक्ट आएगा। जो क्लोज्ड कैपेसिटी पाकिस्तान में थी 100% आज ऑपरेट हो रही है, और ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री 100% ऑपरेट हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को चाहिए कि ये पूरा सेक्टर वाइज डेटा पब्लिश करे कि किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। और हम लोग तो मेजॉरिटी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये तो सारा डेटा सोशल सिक्योरिटी, EOBI, ये सब गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए एंड एक्चुअल डेटा देना चाहिए, ताकि बिकॉज इंडस्ट्री इटसेल्फ के पास भी ये डेटा, एग्जैक्ट नंबर्स वी कैन नॉट गिव, सो वी वांट कि गवर्नमेंट ये डेटा दे, और उससे बल्कि यू नो द पिक्चर विल बी क्लियर है। बिल्कुल अब आज जो ऑनलाइन ये कैपेसिटी आएगी, GDP की बात हो रही थी, तो ये हम समझते हैं कि अगर ये कैपेसिटी अगले 6-8 महीने में आ जाती है, तो अगर 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो दैट इज 1% ऑफ आवर GDP। सो दिस इज अचीवेबल एंड बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी एंड विजिबिलिटी टू द बिजनेस पीपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अच्छा, कंक्लूजन क्विकली, 1.5 मिनट है, बताइए। उन्होंने तो बड़ा जवाब आपको क्लियरली दे दिया कि आपकी हुकूमत ने जो मसाइल कुछ हद तक पैदा किए थे, टेक्सटाइल का तो इट्स अ फैक्ट। उस वक्त सब कह रहे थे कि जी बंद कर करके कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा, तो देयर सिंह हालात ऐसे थे और उनको ठीक किया। इट्स बीन अ डिफिकल्ट टाइम, और अब बेहतरी की तरफ जा रही बात। देखिए जी, वेरी क्विकली, एक तो ये आप जो ये टेक्सटाइल वाला पॉइंट है, इसके ऊपर जिस तरह ये खुद बता रहे थे कि 2017 के अंदर PMLN की हुकूमत ने 300 अरब का, मेरे ख्याल से जी, एक एक्सपोर्ट पैकेज, जो कि बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैप्टमा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने उधर कहा था जी कि जो हमने मांगा है हमें हुकूमत ने देखा, और अब आप देखें हम किस तरह करेंगे। तो वो हमने एक तो वो खुद तस्लीम करें, ये मेजर्स लिए गए, और जब शायद खाकान अब्बासी साहब फॉर्म्ड हिज कैबिनेट, तो उसके बाद बल्कि उसके अंदर, इफ आई एम करेक्ट, तो उसकी अमाउंट बढ़ाई भी गई थी। तो एक तो जी जो भी थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट है तो उसके अंदर वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि एक तो वो फैक्टर भी है। मगर देखें, दूसरी बात यह है, और जो डिवैल्यूएशन वाली बात की थी अकील करीम रेड्डी साहब ने 22%, 35% में पॉइंट क्योंकि उन्होंने रेस किया, 35% हुई थी, अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, तो ये एवरेज 22 बता रहे हैं, बट इनिशियल 35% हुई थी पहले साल के अंदर, जिससे बेड़ा गर्क हुआ था इकॉनमी का। इन्फ्लेशन भी आई थी, आपकी ग्रोथ भी स्टॉप हुई थी, एक्सेट्रा। तीसरी बात यह कि ये लास्ट कमेंट जी, ये बात हो रही थी जी कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए इस हुकूमत का, किसने ये मेजर्स दिए। देखिए, बात ये है कि आप किस चीज़ का शुक्र अदा करें कि 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, कि 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, कि वही चीनी जो कि आमतौर पर बाइज्जत तरीके से एक शख्स 7 वाली दुकान से, घर के पास वाली दुकान से 55 रुपये फ़ी किलो ले सकता था, अब वो 70-80 रुपये फ़ी किलो लेने के लिए एक गरीब को, एक औरत को कतार में लग के रोज़े के साथ हाथ पे लकीर लगवा के शनाख्ती कार्ड दिखा के वो चीनी खरीदेगी। किस चीज़ का हम शुक्र अदा करें? और तीसरी बात आप मुझे ये बताएं कि क्या एक हुकूमत जो एक वक्त में दावे करिए कि मईशत हमने बेहतर की है, साथ साथ वो 3 वज़ीर ख़जाना परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फारिग कर देती है। अभी बजट से चंद दिन पहले एक अच्छे भले आपके ब्यूरोक्रेट को उन्होंने जस्ट बिफोर बजट फारिग कर दिए। एक फाइनेंस सेक्रेटरी को उन्होंने, जब हफीज शेख साहब आए थे, चूंकि उन ब्यूरोक्रेट ने यह कहा था कि IMF की शराइत जो है सख्त हैं, उनको फारिग किया था। तो ये एक इनकी हिपोक्रेसी है। वाली बात है। मुझे तोला साहब के पास जाने दें, और जी तोला साहब, वेरी क्विकली योर कमेंट्स ऑन दिस। देखिए, मैं एग्री करता हूं अब तमा की बात से कि इन्होंने काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की है, मगर आप ये भी देखें जो ये बिलाल ने कहा कि आखिरी साल एक